हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक माइंड ब्लोइंग ताइवानीज मिस्ट्री थ्रिलर मूवी की एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है द परफेक्ट गर्ल। ट्रस्ट मी दोस्तों, ये फिल्म की कहानी जैसी दिखती है वैसे ही बिल्कुल भी नहीं है। इसमें कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं एंड मेरी आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना एंड पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक डॉग गार्डन पे कुछ ढूंढ कर निकालता है। अगले दिन विलियम नाम के बंदे को एक कॉल आता है एंड वो दरअसल यूएस में था और उसे एक लेडी कॉल कर बताती है कि गार्डन पे डॉग ने कुछ हड्डियों को ढूंढ निकाला है और ये बातें पुलिस तक भी पहुंच चुकी है। मैं फिलहाल सिचुएशन संभालने की कोशिश कर रही हूँ एंड अगला सीन ताइवान का ही था जहाँ पे हम शिन को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड माओ के साथ रहती थी। वो दोनों जल्दी शादी करने वाले थे एंड वहीं दूसरी तरफ हम एक वायलिन बजाते हुए बंदे को देखते हैं। वही कंपटीशन पे ऑडिशन दे रहा था लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब वो गुस्से में वहाँ पे बैठे सभी लोगों को मार डालता है। अब हम डॉक्टर एलिस से मिलते हैं जो एक क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट थी। आखिर एक क्रिमिनल क्राइम करते वक्त क्या सोचता है इसी बात का पता लगाना उनका काम था। वो एक सेमिनार कंडक्ट करी थी एंड वो इस वीडियो को उसी सेमिनार पे आए स्टूडेंट्स को दिखाती है और उनसे पूछती है आखिर बताओ इस बंदे ने इतने लोगों को आखिर क्यों मार डाला। शिन भी उस सेमिनार पे थी और वो बताती है कि वो बंदा 17 सालों से वायलिन प्रैक्टिस कर रहा है लेकिन फिर भी वो बार बार ऑडिशन पे रिजेक्ट हो जाया करता और जजेस ने उसकी काफी बेइज्जती भी करी थी एंड इसी वजह से उसने उन सभी ऑडियंस को घायल कर दिया। एंड इस बात को सुन डॉक्टर एलिस इनसे बहुत इम्प्रेस थी और फिर वो बाकियों को बताती है कि एक क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट का काम होता है एक क्रिमिनल के माइंड को पढ़ना, उसके लाइफ के इंसिडेंट्स को समझना जो उसे क्रिमिनल बनाने में मजबूर करें ताकि हम उसे आगे जाकर रोक सकें। सेमिनार खत्म होने के बाद शिन डॉक्टर एलिस से पूछती है आप मेरे फादर को कैसे जानते हो। लेकिन उसी वक्त शिन को एक कॉल आता है और वो अपने पुराने घर पे आ जाती है जहाँ पे पुलिस आई हुई थी क्योंकि उसी की गार्डन पे हड्डियां मिली थी। शिन का कजिन वे एक जर्नलिस्ट था एंड वो भी वहां पर आया हुआ था। वो उसे बताता है कि इन हड्डियों को 3 साल पहले यहाँ किसी ने गाड़ा था। डॉक्टर एलिस भी शिन के साथ वहां पे गई थी। शिन पुलिस को बयान देती है और उनके इन्वेस्टिगेशन पे कोऑपरेट करने का प्रॉमिस करती है एंड फिर वो कुछ पुराने पेपर्स निकाल रही थी जिस पे उसकी मॉम की फोटोग्राफ थी। उसकी मॉम एक बहुत ही बड़ी ऑथर थी लेकिन उन्होंने सुसाइड कर लिया था डिप्रेशन की वजह से। शिन डॉक्टर एलिस से पूछती है कि आप ये बता सकते हो कि आखिर सुसाइड करने वाले इंसान के दिमाग में चल क्या रहा होगा, आखिर उन्होंने खुद की ही जान क्यों ले ली। मेरी मॉम मेरे फादर के साथ खुश थी, फिर ऐसा क्या हुआ, मैं सिर्फ 8 महीनों की थी एंड उसी समय उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था और उसके बाद ही उन्होंने खुद को मार डाला। तभी माओ फोटोज को देख कहता है इंटरव्यू वाले फोटोग्राफ पे एक वास है, लेकिन आधे घंटे बाद जब उनकी बॉडी मिली तब वहां पे कोई भी वास नहीं था। ये देख वो लोग सोचते हैं मतलब जरूर कोई आया होगा और उसने यहाँ से वास को हटा दिया होगा। शायद ये सुसाइड नहीं बल्कि एक मर्डर है। तभी शिन को याद आता है कि उसने उसके फादर अब्रॉड गए थे मीटिंग के लिए और शिन को फीवर भी था तो उसकी नैनी उसे डॉक्टर के पास लेकर गई थी। यानी इसी बीच में पूरे टाइम उसकी मॉम अकेली थी घर पर। डॉक्टर एलिस कहती है हो सकता है कि तुम्हारे पेरेंट्स और तुम्हारे बीच कुछ अलग स्टोरी हो जो किसी को नहीं पता। शायद इन हड्डियों की वजह से ही उस रात से पर्दा उठ सके। तभी शिन का कजन वे वहां पर आ जाता है और बताता है कि पुलिस को एक और हड्डियों का सेट मिला है और पुलिस को ऐसा लग रहा है कि शायद ये हड्डियां जी नाम की लड़की की है और उसकी किसी ने आंखें निकाल ली। ये सुनकर सभी घबरा जाते हैं, इतना खौफनाक कौन होगा आखिर। माँ वहां से घबरा कर जाने लगता है एंड वे शिन को बताता है कि जी को गायब होने से पहले माओ के साथ ही आखिरी बार देखा गया था। एंड गाइस तभी हमें पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है कि कैसे माओ और शिन मिले थे। 3 साल पहले माओ अपनी गर्लफ्रेंड को हॉस्पिटल लेकर आ रहा था क्योंकि उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। शिन के फादर ही डॉक्टर थे एंड वहां पर शिन ने माओ को पहली बार देखा था एंड एक हिट में माओ की गर्लफ्रेंड की डेथ हो जाती है। फिर कुछ समय बाद माओ के पेरेंट्स की भी डेथ हो गई थी और वो इन सबसे बहुत ही ज्यादा डिप्रेस था। तभी शिन उसकी हेल्प करती है डिप्रेशन से बाहर निकलने में और उसी की वजह से उन दोनों की गहरी दोस्ती हो जाती है और फिर वो दोनों साथ रहने लगते हैं। अब प्रेजेंट सीन में शिन घर जाती है माँ के पास और पूछती है आखिर तुमने मुझे जी के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। वो उदास हो जाता है ये कहते हुए क्या तुम्हें भी मुझ पर शक है। वो घबरा कर कहता है अगर ऐसा है तो प्लीज मुझसे दूर चली जाओ क्योंकि मेरे करीब जो भी लड़की थी वो मारी गई। अब मैं नहीं चाहता कि तुम भी मारी जाओ। अब वो डर कर वहां से भाग जाता है। तभी शिन को माओ के कुछ लेटर्स मिलते हैं। अब वो उन्हें पढ़ना शुरू करती है। उसमें माओ ने लिखा था कि बक्स को लगता है कि मैं बुरा हूँ इसलिए मुझे सजा मिल रही है। मुझे प्यार करने वाले सभी लोग इसलिए मारे जा रहे हैं, पहले यू फिर मिया और फिर जी। अगर वो मुझे नहीं जानते तो नहीं मरते। शिन ये सब पढ़ सोचने लगती है आखिर ये बक्स कौन है। तभी शिन को एक मैसेज आता है कि मैं तुम्हारी फ्यूचर वर्जन हूँ और अगले 24 घंटों में तुम खुद को खत्म कर लोगी क्योंकि तुम्हारे अंदर का शैतान जागने वाला है।
इस मैसेज को देख शिन बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी कि आखिर ये है कौन। एंड शिन वहां से माओ से मिलने जाती है। माओ से जी के बारे में बताता है कि 5 साल पहले मैं उससे मिला था, वो बहुत अच्छी थी। फिर एक दिन उसके लिए एक लेटर आया था, उस लेटर को मैंने उसे दे दिया। उसे पढ़ते ही वो कहीं चली गई थी एंड मैं थका हुआ था। उस दिन के बाद मैं जी से दोबारा नहीं मिला, इसलिए जी के बारे में सुबह जानकर वो घबरा सा गया था। फिर शिन पूछती है कि जी की लाइफ में तुम्हारे अलावा कोई भी इंपॉर्टेंट पर्सन था या थी। वो बताता है कि जी एक ऑर्फन थी और उसके कोई भी दोस्त नहीं थे, वो ज्यादातर अकेले ही रहती थी। जिस पर शिन कहती है फिर जब उसे कोई नहीं जानता था तो कोई उसे क्यों मारेगा, और अगर किसी स्ट्रेंजर ने उसे मारा है तो मरने के पहले उसे लेटर क्यों लिखेगा। फिर शिन को वहां पे कुछ और लेटर्स मिलते हैं जिनमें शिन की आंट वेल उनका नाम था और उसकी मॉम की बेस्ट फ्रेंड जिंग का भी। तभी माओ जूस लेकर वहां आता है एंड शिन बहाना बनाकर वहां से जाने की कोशिश करती है। वहां से बाहर निकलकर वो बक्स के एड्रेस पे जाती है और पूरे रास्ते वो यही सोच रही थी ये सब कुछ आखिर कनेक्टेड कैसे है। वो बक्स के जगह पर पहुंचकर देखती है कि वहां पर कोई नहीं रहता एंड फिर वो सोचती जाती है और तभी उसकी नजर पीछे बच्चों की बातों पे पड़ती है। उनकी 3 के क्लासमेट खुद को लेटर लिखती थी और खुद से ही रिप्लाई भी करती थी। ये सुन शिन को लगता है कहीं ये बक्स माओ खुद ही तो नहीं है। तभी शिन को मैसेज आता है मैं तुम्हारी सेल्फ हूँ और अब तुम्हारे पास सिर्फ 21 घंटे हैं, फिर तुम खुद को मार दोगी। अब हम डॉक्टर एलिस और शिन के फादर को बात करता देखते हैं, जिस पर डॉक्टर एलिस कह रही थी कि हमें जल्द से जल्द शिन को यहाँ से दूर भेजना होगा, क्योंकि अगर उसे माओ के सच पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। अब डॉक्टर एलिस शिन को मिलने बुलाती है और वो उसे बता रही थी कि माओ को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है और वो भी क्या कर रहा है शायद उसे शाम को याद भी ना हो, एक दूसरी पर्सनैलिटी उस पर हावी हो जाएगी। शिन कहती है फिर आप ये बात मुझे आज क्यों बता रहे हो, पहले क्यों नहीं। वो कहती है जितनी भी लड़कियों ने माँ के करीब जाने की कोशिश की सभी मारी गई, तो मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे साथ भी वैसा ही कुछ हो। पर शिन इसके बावजूद माँ के पास आती है एंड माओ सभी लेटर्स को जला रहा था। उसे देख ऐसा लग रहा था कि वो इनोसेंट वाला माओ नहीं बल्कि कोई बुरा इंसान है। पर शिन उससे पूछती है आखिर यू कैसे मरी थी। वो शिन को यू की स्टोरी और फिर मिया की स्टोरी दोनों साथ में बताता है एंड उसके जाते ही शिन को उसके फ्यूचर सेल्फ का एक और मैसेज आता है और अब उसके पास सिर्फ 18 घंटे बाकी थी। शिन फिर से माओ के घर पे जाती है एंड वहां उसे एक लेटर मिलता है जो माओ ने जी को लिखा था। वो माओ के आते ही उसे कहती है कि तुम्हें जी को मारा है ना, और सिर्फ जी ही नहीं बल्कि अपनी बाकी गर्लफ्रेंड्स को भी तुम ही मारे हो। वो शिन को जाने नहीं देता, को सुन वो शिन को कहीं भी जाने नहीं देता और कहता है मैं सब कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए किया और तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। शिन उसे पुलिस को कॉल करने की धमकी देती है जिसमें माओ उससे भी मार डालता है और कहने लगता है तुमने पुलिस को कॉल क्यों किया, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, ऐसा आखिर तुमने क्यों किया। तभी हम देखते हैं कि शिन ये सब कुछ सपना देख रही थी एंड वो अब तक जिंदा है। इस सीन में डॉक्टर एलिस को शिन के फादर विलियम और उसके अंकल के साथ बात करता देखते हैं। वो यही बातें कर रहे थे कि हमें शिन को पूरा सच बताना ही होगा वरना वो बड़ी मुसीबत में फंस सकती है। शिन अपने अंकल से मिलती है, उनसे आंट विलन और जिंग के बारे में पूछती है। अंकल बताते हैं कि आंट और मैं तो शादी के 1 साल बाद ही अलग हो गए थे, और रही बात जिंग की तो वो तुम्हारे फादर की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन तुम्हारे फादर ने शादी तुम्हारी मॉम से ही की, तो मुझे अब उसके बारे में नहीं पता। फिर शिन अपने पुराने घर जाती है एंड वो वहां पर यही सोची थी आखिर आंट और जिन इन सब में कैसे कनेक्टेड है। वहां पर वो अपने घर के पुराने सामान को देख ही रही थी कि तभी उसे 2 आंखें मिलती है जिसे देखकर वो पूरी तरह से डर चुकी थी। तभी उसे एक मैसेज आता है और अब उसके पास सिर्फ और सिर्फ 15 घंटे थे। वो ये सब देख सोचने लगती है कि आखिर मैसेज भेजने वाला है कौन और 15 घंटे बाद मेरे साथ होगा क्या। एंड ये सब तो ठीक भी है, पर आखिर मेरे डैड के घर पे वो आंखें क्या कर रही है। वहां से वो अपने डैड के असिस्टेंट के पास जाती है और उनसे पूछती है आखिर मेरे फादर का असल काम क्या है। वो बताता है कि तुम्हारे फादर हमेशा इस बात पर रिसर्च करे हैं कि आखिर लड़कियों को यंग कैसे रखा जा सकता है एंड इसके लिए उन्होंने बहुत से कॉर्प्स को काटा है एंड उन पे एक्सपेरिमेंट भी किया है। वो पूछती है आखिर कौन से पार्ट्स पे। वो बताते हैं ज्यादातर बालों पे, फेशियल स्किन पे, आंखों पे और दिल पे भी। वो सोचती है कहीं घर पे वहां के जी की तो नहीं, क्योंकि माओ की तीनों गर्लफ्रेंड्स की मौत पे माओ और उसके डैड ही कॉमन है। जब भी माओ की गर्लफ्रेंड को हॉस्पिटल लाया गया था तो वो उन्हें डॉक्टर विलियम के ही हॉस्पिटल पे लाते थे एंड इसलिए वो पूछती है कि उसके डैड कहाँ पर है। तभी वहां पे डॉक्टर बेई आते हैं एंड शिन उन्हें नहीं पहचानती। वो बताते हैं मैंने 3 साल पहले तुम्हारे हार्ट की सर्जरी की थी। वो हैरान हो जाती है क्योंकि उसे ये बात मालूम नहीं थी कि उसके हार्ट की कोई सर्जरी भी हुई है। फिर वो अपने फादर से मिलकर पूछती है आखिर आपने मुझसे ये बात क्यों छुपाई कि मेरी हार्ट की कोई सर्जरी हुई है। वो उनसे ये भी पूछती है आखिर और कितने राज हैं जो आप छिपा रहे हो। इवन वो कहती है वो आंखें आपके पास क्या कर रही है। एंड इस बात पे विलियम उसे सारा सच बता देते हैं
कि तुम कभी भी अब्रॉड में नहीं रहती थी, तुम हमेशा से यहाँ पर ही थी एंड तुमने अपनी मॉम से हार्ट डिजीज इनहेरिट किया है। तुम बचपन से ही बीमार रहती थी और से तुम दूसरों के साथ नहीं खेलती थी। और सबसे बड़ी बात ये कि जब तुमने जन्म लिया था तब तुम्हारा फेस डिसफिगर्ड था और इसी कारण से तुम किसी से भी बात नहीं कर पाती थी। तुम्हें रेडियो सुनना पसंद था और मुझे याद है जब तुम 15 साल की थी तब रेडियो पे एक इवेंट के दौरान तुमने माओ से बात किया था एंड फिर तुम दोनों एक दूसरे को चिट्ठियाँ लिखते थे और लगभग 8 सालों तक यही चलता रहा। और मुझे याद है जब भी तुम माओ को चिट्ठियाँ लिखती थी तब तुम बहुत खुश होती थी। तभी शिन याद करती है, यानी मैं ही वो पक्ष हूँ, मैं ही वो शख्स हूँ जो माओ को चिट्ठियाँ लिखा करती थी, ये वो हूँ जो माओ को चिट्ठियाँ लिखी थी। इसीलिए उन चिट्ठियों में उसकी आंट और जिंग का जिक्र भी था। वो बताते हैं कि माओ तुम्हारी जिंदगी था, अभी तुम उसके लेटर से जानती थी कि वो किसी और लड़के से मिला है तब तुम खुद के सर को मारना शुरू कर देती थी। और ये देख मुझे बहुत बुरा लगता था, तुमने माओ से मिलने की हिम्मत नहीं की क्योंकि तुम्हें शर्म आती थी खुद को शीशे में देखकर। कई बार तुमने सुसाइड करने की कोशिश भी की एंड इस कारण मुझे उन लड़कियों की जान लेनी पड़ी। मैं आगे भी हर उस लड़की को मार दूंगा जो तुम्हारी खुशी के लिए आगे आएगी। मैंने उन सभी खूबसूरत हिस्सों को तुम्हारे अंदर लगा दिया, तुम्हें एक नई शख्सियत ला कर दी ताकि तुम कभी उदास ना हो। तुम्हारे पास जो दिल है वो मिया का है। तुम्हें सही समय पे हार्ट डोनर नहीं मिल पाया था, उसी समय मिया हॉस्पिटलाइज्ड हुई थी। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं तुम्हें कैसे बचाऊं क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन बचे थे जिंदा रहने के। पर उस दिन हार्ट ट्रांसप्लांट के टाइम तुम्हारा बहुत खून बहा था, तुम्हें ब्रेन एनोक्सिया हो गया था और तुम्हारी मेमोरीज भी चली गई। शिन उदास होकर कहती है, आपने आखिर ये सब क्यों किया? अब मुझे बताया तक नहीं, एंड आज क्यों बता रहे हो? मेरे कारण इतनी मासूमों की जान चली गई। उसके फादर कहते हैं कि मैं इन सब का इंतजाम खुद पर ले लूंगा, तुम घबराओ मत, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। लेकिन वो अपने फादर से नाराज होकर वहां से चली जाती है, ये कहते हुए कि आप एक मॉन्स्टर हो। वो अपने रूम में बंद होकर यही सोच रही थी कि वो माओ से नजरें कैसे मिलाएगी। उसके कारण माओ जिससे भी प्यार करता था वो मारी गई। अगले इस शिन को उसके फादर का लेटर मिलता है एंड उन्होंने लिखा था कि मैं जा रहा हूँ और अब तुम्हें दोबारा कभी भी नहीं दिखाई दूंगा, बस प्लीज खुद का ख्याल रखना। तुमने अपनी मॉम को बहुत ही कम एज में खो दिया और मैं भी तुमसे काफी दूर हो गया था, इसलिए मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। जो हो सकेगा मैं करूंगा तुम्हारी खुशी के लिए। अब हम देखते हैं कि उसके फादर खुद का एक्सीडेंट करवा लेते हैं एंड वही शिन से मिलने डॉक्टर एलिस आती है। वो उसे डायरी देकर कहती है, 3 साल पहले तुम्हारे डैड ने इसे मुझे दिया था एंड अब मैं तुम्हें ये वापस लौटा रही हूँ। और जब वो उस डायरी को पढ़ती है तो वो बेहद डर गई थी। उस डायरी के अकॉर्डिंग सभी मर्डर्स शिन के फादर ने नहीं किए थे, बल्कि उन सभी मर्डर्स को करने वाली और कोई नहीं बल्कि खुद शिन है। उसने माओ की तीनों गर्लफ्रेंड्स को मार डाला और फिर उस सिचुएशन को ऐसा दिखाया कि जैसे ये सब कुछ बस एक एक्सीडेंट का पार्ट हो या फिर सुसाइड। बहुत ही सफाई से उसने सारा खून किया था और ये पढ़कर शिन के खुद से होश उड़ जाते हैं। वो किसी को नहीं मार सकती थी, उसने ऐसा सोचा था। और ये सब सोच वो रोने लगती है कि उसके डैड ने उसके लिए खुद पर सारा ब्लेम ले लिया और अब वो सोचने लगती है, माँ मुझे कभी भी माफ नहीं करेगा, ये सारी गलती मेरी है। एंड फिर आखिरकार वो एक लेटर लिखती है कि अगर आप इसे पढ़ रहे हो मतलब मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। उसके आंसुओं से पेन की इंक खराब होने लगती है एंड तभी उसे याद आता है कि उसकी मॉम ने जो फेयरवेल लेटर लिखा था उस पर भी राइटिंग खराब हो गई थी पानी गिरने की वजह से, लेकिन वहां पे तो पानी था ही नहीं, फिर वो खराब कैसे हुआ? एंड तभी शिन को यकीन हो जाता है कि गुनहगार कोई और ही है। एंड अचानक वहां पर डॉक्टर एलिस आ जाती है। उसे देख शिन कहती है, तुम हो ना जिसने मेरी मॉम को मारा? सच बताना, तुम्हारा असली नाम जिंग है राइट? और तुमने ही वो मैसेजेस मुझे भेजे थे मेरी फ्यूचर सेल्फ बनकर, सच? डॉक्टर एलिस कहती है, ऐसा मैं क्यों चाहूंगी? शिन कहती है, तुमने ही आंट को भी मार दिया है और तुमने ही मेरे डैड को भी मार दिया और तुम मुझे भी मारना चाहती हो। तुम अच्छे से जानती हो कि किसी का माइंड को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तुम ही असली कल्प्रिट हो। डॉक्टर एलिस बताती है कि तुम्हारे डैड अब भी जिंदा है एंड तभी उसके डैड वहां पर आ गए थे एंड उन्हें कुछ भी नहीं हुआ था। एलिस बताती है कि उस डायरी को मैंने नहीं लिखा है, उसे तुमने ही लिखा है और तुम्हारी आंट जिंदा है, उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। एंड वहां पर उसके डैड बता रहे थे कि मैंने तुम्हारे ऊपर कोई भी सर्जरी नहीं की है, तुम हमेशा ऐसे ही दिखती थी। एंड गाइस यहाँ हमें आखिरी सच का पता चलता है कि शिन अपनी लाइफ एक फैंटेसी पे जी रही है। उसने आज तक जो कुछ भी किया है माओ के साथ वो सब कुछ एक इमेजिनेशन था। एंड तभी हम देखते हैं कि शिन असल में कैसी दिखती है। एंड असलियत में मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर माओ को नहीं बल्कि शिन को है। उसके डैड उसे बताते हैं कि माओ ने कभी उसे प्यार किया ही नहीं था, इनफैक्ट
माओ ने शिन के प्रपोजल को भी रिजेक्ट कर दिया था। और सच ये है कि माओ तो अब जिंदा भी नहीं है। डॉक्टर एलिस ये भी बताती है कि सबसे खौफनाक इंसान तुम हो। तुमने उन तीनों लड़कियों को मार डाला क्योंकि उनसे माओ प्यार करता था, और जब तुमसे उसने प्यार नहीं किया तब तुमने उसे भी मार दिया क्योंकि उसे तुम्हारा सच पता चल गया था कि तुम एक कातिल हो। उसे मारते ही तुम्हें गहरा सदमा पहुंचा और तुम मेमोरी लॉस से सफर करी थी। एंड माओ के साथ रहने के लिए तुमने अपने ब्रेन में एक फैंटेसी को क्रिएट किया जैसे तुम आज तक जी रही हो पिछले 3 सालों से। जो बॉडी तुम्हारी यार्ड पे मिली है वो और किसी की नहीं बल्कि खुद माओ की थी। तुमने उसे मारा, एक बॉक्स में डाला और यार्ड में दफना दिया। एंड तभी हम 3 साल पहले के सीन को देखते हैं जब माओ ने सभी को खो दिया था। उस वक्त शिन उसके पास आती है उसका साथ देने। माओ को शिन के गले में एक पेंडेंट दिखाई देता है। को अपने घर पे बुलाता है, उसे ब्रेसलेट दिखाता है जो शिन का ही था। जैसे शिन ने जब मिया को मारा था तब उसका ब्रेसलेट वही रह गया था एंड वो उसी सेम डिजाइन का था जो उसके पेंडेंट का है। ये देख माओ समझ आता है कि शिन ने ही सारे मर्डर्स किए हैं, मिया का, जी का और शायद यू का भी। वो उस पर बहुत नाराज होता है और पुलिस को कॉल करने की धमकी देता है, जिस पर शिन कहती है मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया था ताकि हम दोनों हमेशा के लिए साथ रह सकें। लेकिन जब माओ उसकी बातें नहीं सुनता तो पुलिस के डर से शिन माओ को भी जान से मार देती है। एंड यहाँ हम समझ पाते हैं कि वो जो सपना शिन ने देखा था वो कोई सपना नहीं था बल्कि उसके दिमाग में बसी सच की एक मेमोरी थी जिसे उसे खुद के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया था, खुद को विक्टिम के तौर पे दिखाया जबकि वो खुद एक कातिल है। अब हमें यह भी पता चलता है कि शिन की मॉम मरी नहीं है, उसकी मॉम दरअसल खुद डॉक्टर एलिस है। लेकिन डॉक्टर एलिस की सुंदर शक्ल को देख वो ये मानने लगी थी कि वो उनकी बेटी हो ही नहीं सकती। और फिर उसने अपने डैड की फोटो को जिंग के साथ देख लिया था। वो ये सोचने लगी कि उसकी मॉम दरअसल जिंग है। उसने ये भी इमेजिन कर लिया था कि उसके डैड ने अपनी जान दे दी इस कल्ट में कि वो अपनी बेटी के लुक्स को ठीक नहीं कर सकते। अब यहाँ से कहानी 3 साल आगे आ जाती है एंड शिन को असाइलम में रखा गया था जो उसे डॉक्टर से मिलवाने ले जाया जा रहा था। एंड अब तो उसकी मल्टीपल पर्सनैलिटीज ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था। डॉक्टर से बातें कर कुछ सवाल पूछते हैं और हर एक सवाल का जवाब शिन की अलग अलग पर्सनैलिटीज दे रहे थे। डॉक्टर ये उसे समझाते हैं कि अगर ठीक होना चाहती हो तो मेरी बातें माननी होगी, लेकिन उसकी पर्सनैलिटीज ने उसकी हालत खराब कर दी थी। अभी डॉक्टर जोर से चिल्लाते हैं और कहते हैं यहाँ से निकलना चाहती हो तो तुम्हें अपनी पर्सनैलिटीज को एक करना होगा, तभी तुम ठीक हो पाओगी, वरना तुम यहीं फंसी रह जाओगी। फिर डॉक्टर से पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है, वो बताती है शिन। तभी हम देखते हैं कि दूसरी डॉक्टर वहां आती है और वो डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। वो कहती है अगर आज तुम मेरे सभी सवालों का सही जवाब दे दिया तो तुम यहाँ से जा पाओगी और फ्री हो जाओगी। और वो उन डॉक्टर के सारे सवालों को सही जवाब देने में कामयाब हो जाती है। हम ये भी देखते हैं कि अभी तक जिस डॉक्टर से शिन बात करी थी वो भी उसकी एक पर्सनैलिटी का हिस्सा था। अपनी उस पर्सनैलिटी का यूज कर वो पहले ही खुद की काउंसलिंग कर लेती है ताकि असली डॉक्टर को वो चकमा दे सके। एंड यहाँ हम क्लियरली देख पाते हैं कि इंसान बहुत ही ज्यादा खौफनाक है। खुद के पर्सनैलिटीज को वो खुद के फायदे के लिए यूज करना सीख गई थी और इससे ज्यादा खतरनाक कौन ही होगा। और यहाँ ये फिल्म खत्म हो जाती है। इस फिल्म का एंड हमें ये बताता है कि शिन को हराना सच में बहुत ही मुश्किल है। वो एक वेल सिक्योर असाइलम से भी निकलने में कामयाब हो गई क्योंकि उसकी सारी पर्सनैलिटीज फायदे के लिए एक हो सकती है तो अलग भी। यानी आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि एक इंसान के अंदर कई सारे लोग रह रहे हैं। ये एक बहुत ही यूनिक कहानी थी जिसमें कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स थे। एंड गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर से कर दीजिए, साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।